पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर बहुत सारे मोड़ ऐसे आए जहां पाकिस्तान में सियासी मामलात को सीधे रुख पर रखने में अदलिया एक अहम किरदार अदा कर सकती थी, लेकिन अदलिया हर मौके के ऊपर वो एक जजेस और जनरल्स का गठजोड़ होता रहा। पाकिस्तान की पूरी तारीख में वो जजेस और जनरल्स का जो गठजोड़ था वो मार्शल्लाओं को जायज़ करार देता था, वज़ीर आज़म को फांसी पे चढ़ा देता था, वज़ीर आज़म को नाहल कर देता था, कैद कर देता था, और वो आइन जो था वो पसे पुश चला जाता था। कानून भी उसकी वो तशरीह होती थी जो उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट को भी पसंद आती थी, और जज उसके ऊपर मोहर भी आसानी से लगा देते थे। लेकिन एक नया दौर पाकिस्तान में पिछले कुछ अरसे से शुरू हुआ है, और उस नए दौर का आगाज़ ये है कि इस वक्त जजेस और जनरल्स आमने सामने खड़े हैं। माजी के अंदर ये जो जीम वाला जोड़ है ना, इसमें जजेस भी थे, जनरल्स भी थे और जर्नलिस्ट भी थे, और सारे एक ही रुख के ऊपर, हवा के रुख के ऊपर ज़ोर लगाते थे, और वज़ीर आज़म को गिरा के परे फेंका जाता था, और कोई दूसरा बंदा बोलता भी नहीं था, चूँ चढ़ा भी नहीं थी होती। लेकिन इस वक्त 6 जजेस ने जो ख़त लिखा, उन्होंने एक वाज़ेह स्टैंड लिया और बाई नेम ऑफिसेज़ आइडेंटिफाई किए आला अहदेदारों के, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के, और केसेस का हवाला दिया कि इस केस के अंदर ये मामलात हुए। उसके बाद बज़ाहिर तासुर ये है कि इस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और जो जजेस हैं हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के बेशुमार मामलात में, ख़ास तौर पर जो PTI से जुड़े हुए हैं या इमरान खान से जुड़े हुए हैं, उसमें आमने सामने हमें खड़े नज़र आते हैं। जजेस ने जो शिकायत लगाई, किसी का ब्रदर इन लॉ जो था वो ज़बरदस्ती अगवा कर लिया गया, किसी ने कहा कि उसके बेडरूम में कैमरे मिले हैं, किसी ने सर्विलेंस की शिकायत की, किसी ने और शिकायत की। शिकायत की नोयत बहुत ज़्यादा है, तो लगता यही है कि ये जो दराड़ है ना, ये जो गठजोड़ था उसमें एक ऐसी दराड़ है जो अभी जल्दी से भरी नहीं जा सकेगी। इमरान खान का बेशुमार मुकदमात जो है उसका हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के सामने जब आएंगे तो वहाँ पर भी इस दराड़ का एक असर होगा। दराड़ का असर इसलिए होगा कि बुनियादी तौर पर इमरान खान के ख़िलाफ़ जितने भी मुकदमात हैं सब का घूम फिर के एक पॉलिटिकल एंगल है, सियासी मुकदमात हैं ये। जैसे नवाज़ शरीफ को सज़ा तो उन्होंने पनामा में दे के बंद कर दिया था, और मरियम को भी। बुनियादी मुकदमा ये एक पॉलिटिकल डिस्प्यूट था जिसमें उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट और उस वक्त की जुडिशरी, साकिब निसार, फैज़ और जनरल बाजवा, वो एक रुख पे खड़े थे, और फ़ैसला ये था कि नवाज़ शरीफ को अंदर डालना जेल में, और इमरान खान की क़यादत में एक नया पाकिस्तान बनाना, एक हाइब्रिड रजीम जिसका चेहरा इमरान खान का होगा और पीछे इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान को चलाएगी। ये उस वक्त का ब्रॉडर जो डिज़ाइन था ना, ग्रेट गेम जो थी, वो ये ग्रेट गेम थी। लेकिन अब ये ग्रेट गेम के अंदर वो जो ट्रायंगल थी, ये जो त्रिकोण थी इक़्तिदार की, उस इक़्तिदार की त्रिकोण में से जजेस वाला हिस्सा जो है वो परे खिसक रहा है, और बड़ी तेज़ी से परे खिसक रहा है। यहाँ मसाइल शुरू हो जाएंगे, और उस मसाइल की रिफ्लेक्शन हमें आज नज़र आती है। केस था इमरान खान का 190 मिलियन पाउंड जो बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने पकड़कर पाकिस्तान के हवाले किया, और उस वक्त की PTI की हुकूमत ने वो पैसा मलिक रियाज को, जिससे ये पैसा पकड़ा गया था, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम थी, NCA ने प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के तहत क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं की, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की, और पाकिस्तान को पैसा वापस किया। इमरान खान की हुकूमत में कुछ करैक्टर्स थे, उनका बड़ा मुतनाज़ा किरदार था। उसमें थे एक शहजाद अकबर, एसेट रिकवरी यूनिट, इमरान खान उसको हेड कर रहे थे, और एक का नाम है फरा गोगी जो इनकी अहलिया के सबब इनके बहुत करीब थी, और ये लोग बरह रास्त बेनिफिशरी के तौर पर सामने नज़र आते हैं। कहीं पे शहजाद अकबर की वीडियो नज़र आती है मलिक रियाज के साथ, कहीं पता चलता है कि 150 कनाल ज़मीन है जो बनी गाला में पहले फ़रा के नाम दी गई, बाद में उस ज़मीन के ऊपर यूनिवर्सिटी नहीं बनाई गई, और 450 कनाल ज़मीन एक और जगह पे ली गई, और उसके ऊपर एक ट्रस्ट बनाया गया, अलकादिर ट्रस्ट, और वहाँ अलकादिर यूनिवर्सिटी कायम की गई, जिसके चेयरमैन ख़ुद इमरान खान है, और उनकी अहलिया बुशरा बीबी उसकी ट्रस्टी हैं। इसके इब्तदाई तौर पर जो 2 ट्रस्टीज़ थे उसमें बाबर अवान और एक इनके दोस्त थे, वो बड़े करीबी, वो भी उसके रुकन थे। चारों अरकान थे, लेकिन बाद में सिर्फ बुशरा बीबी रह गई, और फरा खान है इसके अंदर इजाफा जो हुआ, और ख़ुद इमरान खान उसके चेयरमैन हैं। इस ट्रस्ट के साथ करप्शन इमरान खान के ऊपर मैंने कभी इल्ज़ाम नहीं लगाया, लेकिन सीरियस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एज़ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के खाते में जाता है। सीरियस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ये मैं एज ए जर्नलिस्ट राय दे रहा हूँ। और 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तानी रियासत को और पाकिस्तान के ख़जाने में आना था, वो दे दिया रियाज मलिक को कि जाके सुप्रीम कोर्ट में 460 अरब का जुर्माना है, इसके एवज़ जमा करा दो, और 450 कनाल 458 कनाल ज़मीन ले ली और उसके ऊपर एक ट्रस्ट कायम कर लिया। सीरियस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। यूरोप में ले जाएं, जिसकी मिसालें दी जाती हैं, बरतानिया में ले जाएं, अमेरिका में ले जाएं, सब जगहों पे उसकी मिसाल ऐसे ही है। सुप्रीम कोर्ट ने आज उसके, हाई कोर्ट ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज उसके ऊपर उनकी ज़मानत मंजूर कर ली, और दुरुस्त मंजूर की है। ये मैं नहीं कह रहा कि उन्होंने ज़्यादती की है, केस अभी चलेगा तो इसका फ़ैसला होगा, लेकिन ये मामला इस वक्त जजेस और जनरल्स वाला ये खुल के सामने आएगा। कल सुप्रीम कोर्ट के सामने भी, सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम के हवाले से केस लगा हुआ है, और इमरान खान की वीडियो लिंक के ज़रिए कल पेशी का हुक्म है।
और अभी सूरत हाल ये है कि अडियाला के अंदर उन्होंने कहा सिक्योरिटी थ्रेट है, वहाँ मुलाकातों पे पाबंदी है, वीडियो पे भी, अभी इंटरनेट पे भी पाबंदी है। कल सुबह क्या होगा, ये भी एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन होगी कि कल इमरान खान की यूट्यूब चैनल पे लाइव दिखा रही है सुप्रीम कोर्ट नैब तरामीम का केस। कल इमरान खान की लाइव सवाल जवाब की जो पेशी है वो होगी या नहीं होगी। किसी ज़माने में नवाज़ शरीफ के ऊपर ये पाबंदी आई थी कि उसका चेहरा टीवी से हटा दिया गया था। आजकल वो पाबंदी इमरान खान के ऊपर है। हम तो इन प्रोग्रामों में, मैं तो इमरान खान का नाम ले रहा हूँ, नहीं तो बानी पीटीआई करके ख़बर चलाई जाती है। और ये काम नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ खुद पीटीआई के दौर में ईजाद किया गया था और अब उसी का इतलाक़ खुद इमरान खान के ऊपर हो रहा है। ये पाकिस्तान को चलाने का दुरुस्त रास्ता बहरहाल नहीं है, ये गलत रास्ता है। दुरुस्त रास्ता वही है जिसका इतलाक़ कानून की रोशनी में और आइन की रोशनी में किया जा सके। जो प्रोग्राम में आज हमारे साथ शुरका हैं उनसे इसी के ऊपर बातचीत करेंगे। स्टूडियोज़ में हमारे साथ हैं फैसल वाडा साहब, सीनियर सियासतदान हैं, तलाल चौधरी साहब, सीनियर रहनुमा हैं PMLN से, और सलमान अकरम राजा साहब, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। राजा साहब, आज पीटीआई की तरफ से भी आवाज़ आई, लेकिन आपकी आवाज़ थी जस्टिस बाबर सत्तार के हक़ में, आपकी जमात की, और आपकी आवाज़ थी जस्टिस आमिर फ़ारूक के ख़िलाफ़, और आपकी आवाज़ थी जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के ख़िलाफ़। तो क्या सियासी जमातों ने अपनी अपनी पसंद के जज के लिए आवाज़ उठानी है और जो जज पसंद नहीं है उसको टारगेट करना है? ये मर्ज़ी और मंशा है या क्या है, ये सियासत क्या है? नहीं, ऐसे तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखें, लेकिन बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि सियासत हावी हो रही है। जो बयानिया मेरे दोनों दोस्तों ने पेश किया उस पर अगर आप गौर करें, ये क्या बयानिया है? पूरे अदालती निज़ाम पे आपने कहा कि ये तो निज़ाम ही सब गलत है। किसी आज के जज की नहीं, आप पीछे चले गए, आपने कहा माजी में ये होता रहा, स्टील मिल में ये हुआ, भुट्टो केस में ये हुआ, फलां में ये हुआ, हम तो 141वें नंबर पे हैं। इन तमाम चीज़ों का जो ताल्लुक़ है, जो असल मंबा है बुराई का, उसकी तरफ तो बात करने की शायद हमें ज़रूरत नहीं है। देखिए, असल मंबा क्या है, वजह क्या है हमारे अदालती निज़ाम की बदहाली की? एक तो ये है कि दुनिया में लोग नंबर दिया करते हैं कि 1 लाख की आबादी पर कितने जज मुकर्रर हैं। पाकिस्तान का नंबर सबसे नीचे कहीं आता है कि हम खर्चने को ही नहीं तैयार अपने लॉ एंड ऑर्डर जस्टिस के निज़ाम पर। फिर आपकी तालीम का निज़ाम क्या है जहाँ से लोग जज भर्ती होते हैं, फिर उससे बढ़कर उनके ऊपर क्या दबाव होता है, क्या उनको तरगीब दी जाती है, कहाँ उनको धमकी मिलती है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं मिलकर आपके अदालती निज़ाम को बनाती हैं जो वो है आज, और उसमें यकीनन रूह को कुचल दिया जाता है इंसाफ के हुसूल में। साल लगते हैं दीवानी मुकदमात में भी और अब तो फौजदारी मुकदमात में भी। तो इस बारे में तो कोई कलाम नहीं कि हमारा अदालती निज़ाम जो है हमारी रियासत की जो तरजीहात हैं उनमें बहुत नीचे है। कसूरवार जज नहीं है, कसूरवार रियासत है, हम सब हैं। आप देखिए कि हम क्या ख़र्च करते हैं, हमारा तालीमी निज़ाम क्या है, हमारे लॉ कॉलेजेस का निज़ाम क्या है, और उसके बाद आप जज भर्ती कितने करते हैं और फिर उनको किस दबाव में रखते हैं। तो एक तो ये बात है, ये बयानिया तो हम सब कर सकते हैं, इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है जो आज हो रहा है उससे। आज ये हो रहा है मेरी नज़र में कि एक तवानाई पैदा हुई है हमारी अदलिया में बहुत अरसे के बाद, और अदलिया ने किसी हद तक ये फ़ैसला किया है कि हम पे जो दबाव डाला जाता है, ये सिर्फ 6 जज साहिबान अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नहीं हैं, तमाम हाई कोर्ट्स ने जो मरासले भेजे हैं सुप्रीम कोर्ट को, उसमें ये कह दिया है कि अदलिया पर बदस्तूर एक दबाव की कैफियत रहती है, और वो कल भी थी और वो आज भी है। ऐसा नहीं है कि वो ख़त्म हो गई है वो कैफियत, और अदलिया को एक तरह से एक धमकी के तहत रखा जाता है। अब इसका क्या इलाज है? हर जज फ़र्दन खड़ा होकर नोटिस देना शुरू कर दे। देखिए, तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने। अगर आप किसी जज से ये कहें कि आओ साबित करो कि तुम्हें फ़ोन आया था या तुम्हारे चेंबर में आके किसी ने तुम्हें धमकी दी थी, वो कैसे साबित कर सकते हैं? हम जानते हैं धमकियाँ कैसे दी जाती हैं, क्या किया जाता है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको साबित करना नामुमकिन है, लेकिन ये हकीकत हैं और ये मौजूद हैं हमारे इर्द गिर्द। तो जब जज ये कहते हैं मिलकर एक बड़ी तादाद में कि हमारे निज़ाम को हमें आज़ाद कराने की ज़रूरत है दबाव से, धमकी से, और जो इदारे हैं जिनकी तरफ इशारा किया जाता है, तो एक मकालमे की ज़रूरत है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को इसलिए उन्होंने ख़त लिखा कि वो सबसे बड़ा हमारा इदारा है अदालती निज़ाम में, कि वो एक लाए अमल वज़ा करे, और उसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो उनका लेकिन जो असल सवाल है वो अभी बरकरार है। इस्तेमाल करें। सवाल ये है कि जस्टिस आमिर फ़ारूक को और काजी फ़ायज़ ईसा को आप निशाना बना लें और बाकियों को नून लीग वाले और बाकी इनके इत्तेहादी निशाना बना लें, तो फिर तो हम एक ऐसी ये देखिए ना, दलील होनी चाहिए ना, जुडिशरी को जिसका एंड रिजल्ट ही कोई नहीं है। फैसला
मैं अर्ज़ करता हूँ, देखिए पाकिस्तान के अवाम को ये फ़ैसला करना है कि कौन बेवजह नाहक तनकीद कर रहा है और किसकी तनकीद किसी ठोस बुनियाद पर कायम है। आप उसको अपने ज़ाविये से देख सकते हैं, मैं अपने ज़ाविये से देख सकता हूँ, लेकिन ये बहस बिल्कुल एक जायज़ बहस है। मैं उसकी तफसीलात में नहीं जाऊँगा, लेकिन हमें सबको ये हक़ हासिल है कि हम अदलिया से गैर जानिबदारी मांगें, हम अदलिया से तवानाई और मुदाफ़ियत मांगें जबर के खिलाफ। और ये मुझे कि आपके बकौल काजी फायद ईसा और आमिर फारूक को निशाना बनाने की वजूहात क्या हैं, आप बता सकते हैं? देखिए, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन चीदा चीदा बातें तो हमारे सामने हैं ना, जिस तरह बल्ले का निशान छीना गया। देखिए, आप आम तौर पे जब सुप्रीम कोर्ट में कोई अपील दायर करते हैं तो बड़ी गनीमत की बात होती है कि वो 2 हफ्तों में लग जाए। आप 6 बजे दायर शुदा एक अपील को अगले दिन 9 बजे लेकर उसका 20 घंटों में फ़ैसला कर देते हैं, जबकि पेशावर हाई कोर्ट का एक फ़ैसला मौजूद था। आम हालात में इस अपील को 2-3 हफ्ते लगना ही नहीं चाहिए था। उसके बाद जब आप अपील का फ़ैसला करते हैं तो उसमें जो दलाइल दिए जाते हैं और जिस किस्म का एक रवैया अपनाया जाता है, उससे एक तशवीश पैदा हुई। ये बिल्कुल एक ऐसी बात थी जिस पे तशवीश का होना बनता है। बाकी मैं अब डिटेल में नहीं इस प्रोग्राम में जा सकता कि क्या बातें हुई। मरासले लिख दिए गए हैं इस हवाले से। इमरान खान साहब के खतूत भी हैं जो उन्होंने बराह रास्त लिखे हैं चीफ़ जस्टिस साहिबान को, वो आप हासिल कर लीजिए। उनमें बहुत लंबी एक डिटेल दी गई है कि जब बेल के लिए दरख्वास्तें दी गई या जेल ट्रायल के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें दी गई तो उनको कैसे देखा गया। 3-4 माह वो दरख्वास्त सुनी नहीं गई, ब्रेक करीब आ गई है मेरे पास आ गई राजा साहब, बहुत सी बात। लेकिन काजी फायद ईसा की अदालत के वो जिस बेंच की सरबराही कर रहे हैं, जिसमें सुबह इसकी लगा हुआ है, उसी के हुक्म के तहत सुबह उनको वीडियो लिंक पे पेशी है, तो इस अदालत का भी सुबह इम्तहान होगा। और जस्टिस आमिर फारूक जिस बेंच की आज सरबराही कर रहे थे, उसी के हुक्म के नीचे 190 मिलियन पाउंड में ज़मानत का हुक्म हुआ है। वाडा साहब, इमरान खान का जो आज का फैसला है 190 मिलियन पाउंड वाले केस में, अलकादर वाले केस में, इद्दत वाला मामला भी उनका चल रहा है और बहुत बेहुदा केस है। आई विश कि उसको ख़त्म कर दिया जाए, उस केस को आगे ना किया जाए। आप भी घटिया कह रहे हैं, मैं उसको कहता हूँ कि इससे ज़्यादा बेहुदा केस नहीं हो सकता। तो इमरान खान की ज़मानत होगी, बाहर निकलेंगे। देखिए रहीमा, ये तो जेल भी वो लोग ही देते हैं, अदालत में जो बैठे हैं बेल भी वही लोग देते हैं। उनकी मर्जी से बंदा कब वो जेल दे देते हैं, कब वो बेल दे देते हैं, किसी का कुछ पता नहीं होता। तो अगर आप मुझसे कानूनी और दुनियाई तौर पर पूछेंगे तो मुझे अभी निकलते हुए नज़र नहीं आ रहे। आपको नहीं नजर? मुझे नज़र नहीं आ रहा। क्यों? ठीक है, बिकॉज केसेस का फैसला इतनी तेज़ी से हो भी नहीं सकता ना। अभी चले, वो तो जो इद्दत का केस है तो 3rd क्लास ने हाईली घटिया केस है। ठीक है, प्रॉब्लम मैं वही कर रहा हूँ मलिक साहब, जो आप और मैं या सलमान अकरम आज़ाद साहब जो बात करना चाह रहे हैं ना, वो समझ नहीं रहे आप। हमारा ब्रॉडर इशू ये है कि आपकी इन्वॉल्वमेंट निकाह में भी आ गई है। मतलब एक आदमी औरत का निकाह नहीं है, वो पब्लिकली आए कहते हैं निकाह है, उसको भी कवर दिया इस्लाम ने। लेकिन यहाँ निकाह है एक पुराना शौहर जो फैसले लेता रहा, बेशर्म आदमी जो फ़ायदे लेता रहा, उसकी गवाही पे आपने उड़ा दिया। फिर आपने इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल गरीबों को देने की बात की तो आपने कहा वन व्हीलिंग करेंगे, और आपने कहा कि जी ये शरारतें करेंगे ख़वातीन के साथ। भाई आप पे हो हमारे, हुआ यू, इफ़ यू नो एवरीथिंग देन यू टेक द चार्ज, हुआ यू। कल आप कहेंगे जी जीन्स ना पहने क्योंकि इसमें सर्फ ज़ाया होता है और इसमें सर्फ ज़्यादा लगता है और ये इसमें बिजली खर्च होती है, तो हम क्या जीन्स उतार के खड़े हो जाएंगे? तो क्या लॉजिक है कि वन भी सस्ती रोटी है, स्टे ऑर्डर है उसके ऊपर। मतलब महंगी हो रही थी, कोई स्टे ऑर्डर नहीं था, सस्ती रोटी पे स्टे ऑर्डर है। गरीब एक रोटी की 2 रोटी का, वो कल रेप हुआ है बच्ची का, आपने सुना है अदालतें खुलते हुए? आपने सुना है कि सुबह के वक्त सारा मेला लगा हुआ उस बच्ची के लिए? परसों पंजाब में एक बच्ची की डेथ हो गई है रेप के बाद, उसको टांग दिया है। वडेरों ने वीडियोज हैं, फड़क दिया है रेप के बाद, चेक कर रहे हैं, जानवर की तरह मार दी है लड़की। जजों की बीवियों ने तशद्दुद किया है, बच्चियों के हाथ पैर तोड़ दिए हैं। कुछ बोलने वाला नहीं है इस मुल्क के अंदर। सवाल करते हैं तो आप कहते हैं कॉन्स्पिरेसी है, इसके पीछे कौन है? हम जजों से नहीं पूछे। पाकिस्तान से बड़ा कोई नहीं है, कोई किसी के बाप का पाकिस्तान नहीं है नदीम मलिक साहब। अब बात वही होगी जो आपके लिए होगी, वो मेरे लिए होगी, वो तलाल के लिए होगी। नथिंग शॉर्ट ऑफ दैट, एज सिंपल एज दैट। और आप इल्ज़ाम लगाएंगे तो आप सबूत देंगे। राजा साहब आप बताइए, मैं असूली तौर पर ये प्राइम मिनिस्टर्स के ऊपर जो पाबंदियाँ लगती हैं ना आउट ऑफ फेवर होने के बाद, मैं इसका मुखालिफ हूँ। नवाज शरीफ पे भी मुखालिफ था, अभी भी मुखालिफ हूँ। आप क्या कहते हैं, क्या होगा कल तरीकाकार? कल वीडियो लिंक लाइव जाएगा या पाबंदी लगेगी? देखिए, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया कि वो खुद बहस कर सकते हैं अपने मुकदमे में।
अब वीडियो लिंक को लाइव ना करना एक मामूल से हटकर बात होगी, क्योंकि अभी तक तो सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई बेंच 1 की जो आईनी नौयत के मुकदमात हैं उनमें लाइव चलाई गई है। अब उनके लिए क्या कोई तफरीक की जाएगी, ये फिर एक ऐसी बात होगी जिस पे सवाल उठेंगे, पूछा जाएगा कि तफरीक क्यों की जा रही है। देखिए, जो बड़ा मसला है ना वो यही है कि तफरीक नहीं होनी चाहिए, किसी को बुरे तरीके से मातूब भी नहीं करना चाहिए किसी दबाव के तहत, लेकिन किसी दबाव के तहत किसी को बरी भी नहीं करना चाहिए। जिस तरह हमने देखा थोक के हिसाब से एक दौर में कन्विक्शंस हुई, लोगों को मुजरिम कहा गया, अगले दौर में FIA और नैब ने आके कहा जी कोई मुकदमा ही नहीं बनता, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। मकसूद चपड़ासी साहब के जो 15 अरब रुपए अकाउंट में हैं वो पता नहीं कहाँ से आए, वो होंगे जद्दी पुश्ती अमीर, हम मुकदमा चलाना ही नहीं चाहते। तो जिस तरह मुकदमे ख़त्म किए गए वो भी इतना ही काबिल तशवीश है और काबिल मजम्मत है जैसे मुकदमे कायम किए गए थे एक और दौर में और आज भी किए जा रहे हैं। आज भी जो ट्रायल होती है, जो हमने सही है जेल के अंदर 14-14 घंटे अपने पाँव पे खड़े होकर इद्दत केस में मैंने ट्रायल चलाई है। 2 दिन में जज साहब ने कहा कि मुझे हुक्म है कि इसमें मैंने फैसला देना है, और क्या हुक्म है वो जाहिर था। 1 हफ्ते में 3 कन्विक्शंस हुई, 3 मुख्तलिफ जज साहिबान ने 12-14 घंटे ट्रायल की जेल के अंदर और कन्विक्शंस थी। ये पूरा निज़ाम जो है जबर के ताबे है। अब आप कहें कि सबूत लाओ, गवाही पेश करो, उंगलियों के निशान साबित करो, तो ये नहीं हो सकता ये मामला। और कोई कह भी नहीं रहा कि हमने किसी को सजा दिलवानी है, कोई नहीं ये 6 जज साहिबान में से कह रहा कि फलां शख्स को बुलाओ और उसको सजा दो। मेरे पास निकल गया, लेकिन इस टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। राजा हम इसका मुकाबला राजा साहब, फैसल वाडा साहब और तलाब, सबका बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।